नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी दाब पेटियों को। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, हम लोगों ने ताप पेटी, दाब पेटी ये दोनों पढ़ लिया था। जब हमें प्रेशर बेल्ट समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद हमें पवनों के प्रकार भी समझ में आ जाता है। आखिर सबसे पहले अगर हमने दाब पेटी पढ़ ली है तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें विंड और आपके टाइप्स ऑफ विंड, यानी कि हमें पर्वत और पर्वत के प्रकार ये दोनों पढ़ लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पर्वत हमने बोल दिया, नहीं, पवन और पवनों के प्रकार। आखिर ये पवन क्या है, पवन क्या है, विंड क्या है ना, विंड क्या है। विंड में हमें देखना पड़े तो पवन क्या है, तो देखो विंड उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली वायु को या हवाओं को पवन कहते हैं, यानी कि विंड कहते हैं, विंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ये आप देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग इस पर देखेंगे कैसे। तो देखो, जब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हवाएं गर्म होके ऊपर आती हैं, जब वायु गर्म होके ऊपर जाती हैं तो हल्की, क्योंकि गर्म वायु आप भी जानते हो कि हल्की होती है क्योंकि फैल जाती हैं, फैलेंगी तो हल्की होंगी, हल्की होके ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे निम्न वायु दाब होगा। क्या होगा, निम्न वायु दाब होगा, है ना, निम्न वायु दाब। और यही वायु ऊपर जाके ठंडी होके नीचे बैठेंगी तो ये होगा आपका हाई प्रेशर, यानी उच्च वायु दाब। और आप भी जान रहे हैं कि ये ठंडी और शुष्क वायु है। तो यहाँ हवा ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ज्यादा से कम की ओर एक ढाल बन जाता है और यही जो वायु तिरछी चलने लगती है इसी को पवन कहते हैं। और इस ढाल को दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो ये दाब प्रवणता और इसी ढाल से ये वायु इधर से इधर आने लगती है, तिरछी हाई प्रेशर से लो प्रेशर आने लगती है, यही क्या कहलाती है, विंड कहलाती है ना, पवन कहलाती है। अब हमें ये देखना है कि पवन के प्रकार कौन कौन से हमें देखने को मिले। तो आइए पवन के प्रकार, आइए पवन के प्रकार में स्टूडेंट्स सबसे पहला होता है आपका स्थायी पवन, परमानेंट विंड। दूसरा है आपका स्थानीय पवन और तीसरा है आपका मौसमी पवन। तो तीन तरह की आपकी पवन होती है। स्थायी पवन 3 पार्ट में है, आप ध्यान रखिएगा। पहला है व्यापारिक, पवन। दूसरा है आपका पछुआ पवन, पछुआ पवन को क्या कहते हैं, पश्चिमी पवन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका ध्रुवी पवन, पूर्वी पवन के नाम से इसे एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो पूर्वी पवन के नाम से ये जाना जाता है। तो 3 पवनें आपकी होती हैं। अब स्थानीय पवनों में बहुत सारी पवनें हैं, जैसे कि आज की क्लास में हम लोग स्थलीय पवन, स्थलीय समीर देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्थलीय समीर
यानी कि लैंड ब्रिज और समुद्री समीर यानी सी ब्रिज, ये आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। और मौसमी पवन में भारत का मानसून, इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ स्थानीय पवनों में बहुत सारे स्थानीय पवन हैं, अभी हम लोग उस पर आगे बात करें। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे और वो क्या है, तो आपका तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्थायी पवन। स्थायी पवन। अब आगे देखिए, इसमें हम आगे देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए, स्थायी पवन को। ये हमारी पृथ्वी है। पहले हम अपने से डायग्राम बना के समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको रियल डायग्राम दिखाएंगे। अब देखो यहां पे क्या है, तो ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। नहीं, पृथ्वी कह रहे, ये आपका सूर्य है। सूर्य। फिर आप देखोगे ये आपका इक्वेटर है ना, इक्वेटर है ये। अब दोबारा से एक बार दाब पेटियां समझना जरूरी है, क्योंकि दाब पेटियों से ही समझ में आएगा हमारी पवने, है ना। और ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ और ये आपका 5 डिग्री साउथ। और ये आपकी क्षोभ सीमा तो है ही, क्षोभ सीमा है ही, क्षोभ मंडल के बाद का संक्रमण का क्षेत्र क्षोभ सीमा। अब देखिए, और ये आपका 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। और ये क्या है, तो ये आपका विषुवतीय निम्न वायुदाब, आपका लो प्रेशर का क्षेत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का यहाँ पे प्रकाश आपका लंबवत हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम देखिए, और ये वायु गर्म होके ऊपर उठी, यानी वायु यहाँ खाली हो गई, और वायु खाली हो गई, वायु खाली हो गई तो यहाँ लो प्रेशर, और यही वायु क्षोभ सीमा से टकराकर, है ना, टकरा करके यहाँ पे देखिए, यहाँ बैठी। तो जहां पर आपकी ये बैठी है, वो क्या है, उपोष्ण उच्च वायु दाब है, हाई प्रेशर है। और यहां पे हम देखें, उपोष्ण उच्च वायु दाब है। आइए देख लीजिए, अब देखो यहां पे आपका विश्व उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, और यहां भी उपध्रुवी निम्न वायु दाब, और यहां ध्रुवी उच्च वायु है, और यहां भी ध्रुवी उच्च। आइए समझते हैं इसको। तो यहां पे उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, और यहां पर भी उपध्रुवी निम्न वायु दाब है। ये आप देख लीजिए। अब यहां से वायु गर्म होके ऊपर उठा, है ना, और यहाँ पे आपका यह
मुड़ा ठंडा होके और जा करके यहाँ जाके बैठा, कहाँ पे 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये क्या हुआ, ध्रुवी उच्च वायु दाब। और यहां भी ध्रुवी उच्च वायु दाब, यानी यहां भी 80 से साउथ से 90 डिग्री साउथ, और ये 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ, है ना। ये 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री। आइए देख लें। ठीक उसी तरह से नीचे भी है। लो प्रेशर इसीलिए है क्योंकि वायु यहां से गर्म होके ऊपर उठी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होकर के मुड़ गई, मुड़ने के बाद उपोष्ण उच्च वायु दाब के पास जाके बैठी, फिर इधर जो मुड़ी वायु वो ध्रुवी उच्च वायु दाब के पास बैठी, और यहाँ पे देखिए ये आपकी यहाँ आके बैठे। तो ये पूरा आपका क्या बना, तो ये हाई प्रेशर। अब देखो यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायु दाब है, ये लो प्रेशर। मैंने आपसे कहा कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो यानी कि हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर हुआ ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध की आपकी व्यापारिक पवनें, जो उपोष्ण उच्च वायु दाब उत्तरी गोलार्ध से यहाँ पे आती हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। अब देखो ये ध्यान रखिएगा, अब यहां से हम जो गए तो ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, पछुआ पवन है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ध्रुवी पवन की बात आती है, तो ध्रुवी पवन व्यापारिक पवनों की ही दिशा की तरह होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आती है, और ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आती है। तो ये है आपकी पवनें। व्यापारिक पवनों को जो उत्तरी गोलार्ध में, इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक, क्योंकि जिधर से पवनें आती हैं नाम वहीं से होता है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम जा रही है, तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हमें देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिएगा, व्यापारिक पवनों के अब उत्तरी गोलार्ध में अगर ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है, तो पछुआ पवनें एकदम अपोजिट दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब जा रहा है। इधर देखा जाए तो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम एकदम अपोजिट पछुआ पवनें, यानी पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो व्यापारिक पवनों के अपोजिट होती है। और पूर्वी पवनें जिसे हम ध्रुवी पवनों के नाम से जानते हैं, तो ये पछुआ पवन है, ये पछुआ पवन है, और ये भी पछुआ पवन, दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवन। और ये ध्रुवी पवन जिसे हम पूर्वी पवन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे, तो ये उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवी पवन, ये दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवी पवन। तो ये तो आपकी क्या है, पवनें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से वायु ऊपर उठी, यहां आके बैठी, यहां आके बैठी, फिर इधर चलने लगी, फिर ऐसे। नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा। एक फिगर हम और बना रहे हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है। अब वर्टिकली इसको ऐसे देखिए, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री था, और ये 5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 5 डिग्री साउथ है। अब आइए, ये 0 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अब देखिए, अब यहां सूरज की रोशनी पड़ी,
जैसे ही यहाँ पे, और ये क्या है, क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा। तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, यहां से वायु गर्म होके क्या होने लगी, ऊपर उठने लगी। ध्यान से देखिएगा, ऊपर उठ, और जाते जाते क्षोभ सीमा पे इतनी ज्यादा ठंडी यहाँ हो जाएगी कि यहाँ पे, और मान के चलिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का 2 भाग है। अब देखिए, अब यहां से वायु ठंडी होके नीचे उतरी, क्योंकि ठंडी वायु तो नीचे ही उतरेगी, और इधर से भी ठंडी वायु जो नीचे उतरी, और जहां पे वायु जैसे नीचे उतरेगी, यह क्षेत्र क्या बन जाएगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा। उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ वायु बैठ रही है, तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा, हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर है ना, क्योंकि यहाँ पे ठंडी वायु उतर रही है, और यहाँ से गर्म वायु ऊपर जा रही है, और ये ठंडी वायु नीचे उतर, और ये 25 से, ये नॉर्थ, ये 25 से नॉर्थ से 35 नॉर्थ है, और ये 25 साउथ से 35 साउथ है। आप ऐसे फिगर को समझिए। अब एक जगह और भी तो है, एक जगह और भी है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, और ये है उपध्रुवी निम्न वायु दाब। उपध्रुवी निम्न वायु दाब यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। अब देखो, तो ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहां से आपकी लो प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका वायु ऊपर उठ रही होगी, तभी तो नीचे दबाव कम है। क्षोभ सीमा से गया, टकराया, नीचे आके बैठा, और यहाँ पे आपका 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे है, और ये ठंडी वायु है। ये ध्यान रखें, और यहाँ से भी जो टकरा के आया, और ये भी उपोष्ण उच्च वायु दाब पे आकर के बैठ गया। ऐसे देखिए, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही हाल, उपध्रुवी, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, और तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका वायु गर्म, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, तो वायु ऊपर ही उठेगी, और यहां से वायु टकरा करके नीचे आके बैठेगी, और यहां से भी टकरा करके नीचे आके बैठेगी, और यहां भी 80 डिग्री साउथ है, और 90 डिग्री साउथ है। तो अब देखो, तो इस तरीके से ये आपका, अब पवनें किधर से किधर चलेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि ये क्या जा रही है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, इस जगह, जो ये जगह खाली हो गई है, इसको भरने के लिए, और यहां भी जा रही है ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, और ये कौन सी जा रही है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पछुआ पवन है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है, और ये आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ध्रुवी पवन। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक उसी तरह से यहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पछुआ पवन, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के अपोजिट है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये ध्रुवी पवन, जिसे पूर्वी पवन कहते हैं। अब आइए, आपको नहीं लगता कि ये सर्किल बन रहा है, देखो ऐसे गया और ऐसे व्यापारिक पवन, ऐसे गया ऐसे व्यापारिक पवन, ऐसे गया ऐसे व्यापारिक। तो पृथ्वी पर इस तरीके से विषुवत रेखा के पास ऐसे, फिर नीचे, फिर ये व्यापारिक पवन, इससे एक सर्किल बना, जिसे हम हेडली कोश के नाम से जानते, हेडली कोश के नाम से।
हेडली सेल, हेडली सेल। अब पछुआ पवन, ये भी देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल बन रहा है ये, तो इसे फेरल कोश कहते हैं। तो पछुआ पवनों के ऊपर फेरल कोश बनता है। ये देखिए, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, फिर ये ऐसे चलने लगा, फिर इस तरीके से क्या बन गया, ये पूरा गोल गोल, तो इसी को फेरल कोश कहते हैं। अब देखिए, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी गोल बना, तो इसे ध्रुवी कोश कहते हैं। पोलर सेल, ध्रुवी कोश कहा जाता है, ध्रुवों के, है ना, ध्रुवी पवन के ऊपर बनता है। और ये भी ऐसे गया ऐसे, ये गोल गोल, इस जगह को भरने के लिए ये तिरछा चल रहा है, इस तरह से गोल गोल, तो ये भी आपका क्या है, तो ध्रुवी कोश है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से एक सवाल ये पूछा जाता है। क्लियर है ना? चल आगे देख लेते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, है ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे हम इस पर बात करेंगे। तो ये सब देखो, यहां से पवनों की दिशा आपको याद रखना है, और आपको पवनों की दिशा के साथ साथ आपको हेडली कोश किसके ऊपर है, फेरल कोश किसके ऊपर है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको फेरल कोशिका भी कहते हैं, या फेरल कोश भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यदि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊं तो ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ऊपर ऊपर देखो हेडली कोश, हेडली सेल, फेरल। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ऐसे देखो, यहां से लाल कलर की ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही, फिर ये ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, तो ये फेरल कोश है, ये ध्यान रखिएगा। अब ठीक उसी तरह से इधर से देखो, व्यापारिक पवनों की दिशा, और ये पछुआ पवनों की दिशा इधर, और ध्रुवी पवनों की दिशा इधर। अब ध्यान से देखो, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, और ये पछुआ पवन है, और ये ध्रुवी पवन है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये आपकी व्यापारिक पवन है इधर जा रही, ये पछुआ पवन है, और ये ध्रुवी पवन। तो देखो ऐसे जा रही है, फिर ये ऊपर उठी, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ फेरल कोश, ये देखो फेरल, ये सॉरी हेडली कोश, और पछुआ पवन फिर जा रही, फिर ऐसे आ रही है, तो फेरल कोश। ध्रुवी पवन कैसे जा रही है, तो ये भी ऐसे जा रही है ना, ध्रुवी, तो ध्रुवी को भी देख लीजिएगा, ध्रुवी पवन ऐसे ऐसे जा रही है, ये देख लो ना, यहाँ जगह जगह ये कोश बने हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। इसी तरह से पूरे हमारे अर्थ पर, है ना, चीजें चलती रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये तो ये सब पवन है स्टूडेंट्स, और पवन से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे देख लिया, अभी तो ये व्यापारिक पवन है स्टूडेंट्स। इन व्यापारिक पवन के अलावा भी तो हमें, है ना, कुछ पवनों को देखना है, और वो क्या है, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो ये तो था आपकी स्थायी पवने, है ना। अब आते हैं स्थानीय पवनों, है ना, स्थानीय पवने देख लेते हैं। देखिए स्थानीय पवनों में एक तो लू हो गया, लू हो गया, लू, जो कि पूरा पंजाब के मैदानी क्षेत्र से लेके बिहार तक लू चलता है। अब स्थानीय पवनों में एक सबसे ज्यादा समुद्री समीर पूछा जाता है, इसे सी ब्रिज कहा जाता है ना, सी ब्रिज कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। देखो ब्रिज का मतलब, समीर का मतलब ठंडी हवा, है ना, ठंडी हवा, और सी वही समुद्र, मतलब कि जो ठंडी, हमेशा हमने आपको बताया, अभी बताया कि पवनों का नाम वहीं से रखा जाता है जिधर से वो आती, यानी कि समीर मतलब ठंडी हवा, और समुद्र का मतलब कि ये ठंडी हवा समुद्र से आ रही है। एक इमेज बनाते हैं। तो चलिए अब आइए इस पे एक इमेज से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, तटवर्ती क्षेत्र है, और ये पूरा समुद्र है। क्या है, समुद्र है, ध्यान से देखिएगा, समुद्र है, और ये आपका तट है, तट है, दिन का समय है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म होता है
और जल्दी ठंडा होता है। तो दिन के समय इधर बालू है, जल्दी गर्म हो गया, तट क्षेत्र गर्म हो गया, और गर्म होने से यहाँ पे वायु गर्म होके ऊपर उठने लगी, और यह ठंडी होकर, और ये चूंकि ठंडा है क्योंकि समुद्र देर से गर्म होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये वायु आपकी यहां बैठी है। अब इधर वायु ज्यादा, इधर कम, तो इसीलिए समुद्र की सतह से ठंडी ठंडी हवाएं तट की ओर आती हैं, है ना, तट की ओर आती है। इसी को हम दिन में यही समुद्री समीर के नाम से जाना जाता है, सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और समुद्री समीर दिन में होता है। अब स्थलीय समीर अपोजिट, आइए देख लेते। तो यानी सवाल ये पूछा जाएगा कि समुद्री समीर किधर होता है, तो समुद्र से तट की ओर चलता है, और वो भी दिन में। अब स्थलीय समीर देख लिया जाए, तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका क्या है, तट है ना, तट है, ये तट है, ये ध्यान रखिएगा, ये तट है, और ये समुद्र है, समुद्र है, और ये स्थलीय समीर रात में। तो हमने आपसे कहा कि जो तट एरिया है, बालू है, रात में जल्दी ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण अब यहाँ पे ठंडा है, तो ये हाई प्रेशर, क्योंकि समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी इसके कंपेयर में समुद्र क्या है, गर्म है, समुद्र गर्म है, यानी यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवाएं लो प्रेशर है, तो यही अपना जाके तट के पास बैठेंगी, और इधर हवा ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर भरने के लिए चल देंगे, तो यही क्या होता है, स्थलीय ब्रिज होता है ना, स्थलीय ब्रिज होता है, यानी लैंड ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज होता है। ये सी ब्रिज है और ये लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज तटों से समुद्र की ओर जाता है, यहाँ पे समीर, और ये रात में है, लेकिन सी ब्रिज दिन के समय में समुद्र से तटों की ओर आता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका जो है एक स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में चिनूक है, चिनूक एक गर्म पवन है जिसे बर्फ खाने वाली पवन कहते हैं। ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से ये आपका उतरता है, ये उत्तरी अमेरिका में चिनूक चलता है। न जाने कितनी सारी स्थानीय पवनें आपको देखने को मिलेंगी। और एक होता है घाटी समीर और आपका पर्वतीय समीर, ये सभी स्थानीय है ना पवनें होती है। अब आते हैं कौन सा, मौसमी पवनें। मौसमी पवनों में आपको डिटेल में हमने बताया था कि मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती रहती है। तो यदि अगर हम भारत के उसमें देखें तो मौसमी पवनें हमें है ना भारत के मानसून के उसमें देखने को मिलती है। अब देखो ये 0 डिग्री है, और अभी अभी मैंने आपको व्यापारिक पवनें बताया था। तो जैसे देखो पवनों से पहले एक चीज आप यहाँ पे रह गया है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, शांत क्षेत्र। ये डोल्ड्रम है बच्चों, ये क्या है, डोल्ड्रम। मैंने आपको कहा था कि जो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब है और उप ध्रुवी निम्न वायु दाब है, ये सूर्य के उत्तरायण होने से और दक्षिणायन होने से ये शिफ्ट होती रहती है। जैसे आप बताओ सूर्य जब लंबवत यहाँ रहेगा तो सारी दाब पेटियां ऐसी रहेंगी, लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो अभी हम आपको बताएंगे, तब ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस करके भारत की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब सूर्य कहाँ लंबवत है, तो अब सूर्य आपका कर्क रेखा के पास लंबवत है, तो ITCZ कहाँ बनेगा, भारत के पास बनेगा। तो ITCZ वो क्षेत्र होता है, अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं, ITCZ फिक्स नहीं होता है। ITCZ एक ऐसा क्षेत्र जहां ऐसा निम्न दाब का क्षेत्र जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता हो, यानी दोनों आकर के मिलती, अभिसरण होता है। और ITCZ डिपेंड करता है सूर्य के
उत्तरायण यानी उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत पर, यानी सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध के में जाएगा कर्क रेखा के सीध में, तो ITCZ उत्तरी गोलार्ध की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ITCZ वो क्षेत्र होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जहां से ये आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन ये दोनों का अभिसरण होता है। और ITCZ सूर्य की स्थिति के साथ, सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। स्थिति के अनुसार ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। अब देखो, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब आप जानते हो कि इस समय ये कर्क रेखा है और सूर्य कहाँ पे है, यहां मान के चलो 21 जून का समय, तो ITCZ इस समय अब यहां होगा। तो ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ना, ये अब देखो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो पूरा स्थल गर्म हो जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हो गया। लेकिन पानी अभी इसके अपेक्षा, स्थलों की अपेक्षा अभी ठंडा है। तो देखो अब ये लो प्रेशर है, यानी हवा यहाँ खाली है, तो जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं ना, वो इस जगह को, और आपको भी पता है कि ये व्यापारिक पवनें जब आर्द्रता ग्रहण करती हैं, समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये आर्द्रता ग्रहण करती हैं। और यही आपकी क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपकी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ही इस लो प्रेशर को भरने के लिए किधर मुड़ जाती हैं, तो गर्मी ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती हैं और अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करके भारत में बारिश करती है। अरब सागर की शाखा से उठा के इधर बारिश और बंगाल की खाड़ी की शाखा से उठाकर इधर बारिश। तो ग्रीष्मकालीन स्थिति में जब सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, तो हमारे भारत यानी कर्क रेखा के सीध में होती है, जिससे कि जो ये स्थल होता है वो गर्म हो जाता है, लो प्रेशर। तो व्यापारिक पवनें तो ITCZ के पास है ना, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से मिलने जा रही थी, है ना, जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन लो प्रेशर का क्षेत्र है तो अपने मार्ग में ये मुड़ जाती है इस जगह को भरने के लिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसीलिए ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून हमें देखने को मिलता है। पवनें जिधर से आती हैं तो किधर से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब जा रही हैं, तो इसीलिए इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। अब ठंडी के दिन में क्या कंडीशन है, शीतकाल में क्या है, तो आपको हमने बताया कि शीतकाल में सूर्य की स्थिति क्या हो गई, अब दक्षिण गोलार्ध में चली गई, तो पूरा जो ITCZ था वो अब दक्षिण गोलार्ध की तरफ चला गया। अब पूरा स्थल, और ये तो कर्क रेखा है, स्थल क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो जो स्थल है वो हाई प्रेशर पूरा ठंडा हो गया, लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। इसके अगर कंपेयर में पानी अभी बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर का क्षेत्र है, इधर भी है लो प्रेशर, लेकिन फिलहाल में आप देखोगे तो जो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये जा रही थी दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन यहाँ लो प्रेशर है, तो इसीलिए ये स्थल से जल की ओर मुड़ गई और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हुए भारत के तमिलनाडु के तट पर यह क्या करी, खूब बारिश करी। तो इसीलिए ये शुष्क होती है, क्यों, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं ठंडियों में, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिण गोलार्ध मतलब दक्षिणायन है और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ही हैं। यही व्यापारिक पवन आप देखोगे तो ये स्थल से समुद्र की ओर मुड़ जाती हैं इस जगह को भरने के लिए, लेकिन अब चूंकि व्यापारिक पवन गर्म होती हैं, आर्द्रता ग्रहण करेगी और कोरोमंडल के तट पे बारिश करेगी, तो इसीलिए ठंडियों में ये जो पवनें हैं वो शुष्क होती हैं, क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। लेकिन गर्मियों में किधर जा रही थी, समुद्र से स्थल की ओर जा रही थी, तो इसकी दिशा किधर हुई, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर हुई, इसीलिए इसे हम उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं।
तो यही क्या है, मौसमी पवन है। मौसमी का मतलब गर्मी का मौसम था तो इसका अलग डायरेक्शन था, है ना, अलग डायरेक्शन था, ऐसे जा रही थी ये। और ध्यान रखिएगा ठंडी का है तो ये ऐसे जा रही है, तो ये पूरा है। अब इतने कम समय में ऐसे ही समझा जा सकता है। अब हम लोग जो है अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका हमारे YouTube चैनल से, दृष्टि के इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।